पग धूली पर अपना शीश झुकाए जा, अपना शीश झुकाए जा। मातृभूमि की पग धूली पर, मातृभूमि की पग धूली पर अपना शीश झुकाए जा, अपना शीश झुकाए जा। मातृभूमि की पग धूली पर, मातृभूमि की पग धूली पर अपना शीश झुकाए जा, अपना शीश झुकाए जा। शत शत नमन। शत से शामिला भारत भूमि को, भारत के वीर सपूतों को बारंबार वंदन। राष्ट्रध्वज तिरंगे को कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता चिर कल्याणी, शक्तिमयी है जिसकी वाणी। भारत माता चिर कल्याणी, शक्तिमयी है जिसकी वाणी। अपने अंतर के भावों की पुष्पांजलि चढ़ाए जा, अपना शीश झुकाए जा। मातृभूमि की पग धूली पर अपना शीश झुकाए जा, अपना शीश झुकाए जा। आइए एक बार फिर पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। गौरवशाली वीर गाथाओं से भरे इतिहास के हर पृष्ठ पर छाए हैं केसरिया छींटे। रक्त रंजित वीरता भरी कुर्बानियों के बाद हमने आजादी पाई और अंकित हुए शांति धवल अक्षर, और तब मेहनत श्रम से लिखी गई हरित क्रांति की कहानी। फिर लहराया शौर्य, शांति और समृद्धि को समेटे भारत माँ का केसरिया सफेद हरा आंचल। उड़ तो भयो जाहि लख के नित ही ऊंचे आकाश में, अंग अंग में उदाम ओज कोली तो उदधि उफान है। अंग अंग में उदाम ओज कोली तो उदधि उफान है। प्यारी पुण्य पताका अपनी भारत भू की शान है। प्यारी पुण्य पताका झुक न सकेगी कबहू काहू, रिपु के लिए प्रहार सो। रुक न सकेगी कबहू काहू, रिपु के किए प्रहार सो। के पीछे छिपो भयो बहु वीरन को बलिदान है। या के पीछे छिपो भयो बहु वीरन को बलिदान है। प्यारी पुण्य पताका अपनी भारत भू की शान है। प्यारी पुण्य पताका। आइए गुनगुनाए उन अमर शहीदों की कहानियां जिन्होंने इस गौरवशाली तिरंगे को फहराने में तन मन धन समर्पित किया। याद करें स्वाधीनता के उन अग्रज सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में असंख्य कष्ट उठाए, अनगिनत दुख तकलीफें सही, और नतमस्तक हैं उन देशभक्त वीरों के प्रति जिन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखा है आज तक। जनपद मुरादाबाद भी वीरों की भूमि रही है। तमाम हिंदू मुस्लिम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में दिलो जान से हिस्सा लिया। जात पात से ऊपर उठकर कौमी एकता के साथ एकजुट हो स्वाधीनता संग्राम में आगे आए। आइए झांके मुरादाबाद के उस अतीत में जिसकी स्मृतियां आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री इसहाक संभली के मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित हैं। मैं जब आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ तभी से उसको शुरू करूं। मैं 14 साल का था जब आजादी के मैदान में आया। क्या क्या साथी थे,
पंडित बासदेव शर्मा, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जो बाद में एमएलए हुए, मुंशी ऐनुद्दीन साहब, मौलाना सुल्तान अहमद साहब, बाबू हरप्रसाद रस्तोगी, प्रोफेसर जगदीश शरण, चौधरी शिव स्वरूप सिंह जो बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट हुए, लाला राम गुलाम, कामरेड मोहम्मद इब्राहिम, बाबू चेतन स्वरूप, कारी अब्दुल हक, इनमें से हर एक इंस्टीट्यूशन था। एक ही दिल में तड़प लिए हुए थे, किसी तरह हिंदुस्तान आजाद हो। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब अपने वक्त के बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर और बेमिसाल मुकर्रिर थे। उन्होंने पंडित शंकर दत्त शर्मा, मुंशी अलीमुद्दीन और दूसरों के साथ जेल में कोल्हू चलाने की सजा बर्दाश्त की। ये इस वक्त की नस्ल की समझ में नहीं आएगा। कोल्हू जो गन्ने का रस निकालता है, उसमें इन साहिबान को जोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कोल्हू चलाओ। कितनी सख्त मशक्कत थी, बयान से बाहर है। क्या आलम था उस लड़ाई में, इस तकलीफ का। जब कोई जाता तो फरमाते मेरी तकलीफ की फिक्र न करो, जितनी तकलीफ दी जा रही है आजादी उतनी ही करीब आ रही है। मुंशी मोइनुद्दीन साहब, उनके दादा मुंशी इमामुद्दीन जो बहुत बड़े जमींदार थे, मुरादाबाद की जेल जहां बनी हुई है और ये सारा इलाका उनकी मिल्कियत था, मगर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की वजह से सब जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं बल्कि उनको हाथी के पांव से बंधवा करके घसीटा गया, शहीद हो गए। तब भी अंग्रेज को चैन न आया और उनकी लाश को चूने की भट्टी में डलवा करके जलवा दिया गया। कारी अब्दुल हक साहब बहुत बड़े मजहबी इंसान थे, मगर वतन की आज़ादी के दीवाने और हर कुर्बानी के लिए तैयार। उनसे जब कोई कहता कि मौलाना आपका मैदान तो कुरान और दीन है, आप ही काहे में लगे हैं, तो एक जुमला जो मेरे सामने कई बार उन्होंने फरमाया, भाई दीन और कुरान ही हमसे कहता है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ो। इसलिए अगर हम दीन पर कायम रहना चाहते हैं तो अंग्रेजों को यहां से निकालना होगा। कामरेड इब्राहिम जिला मुरादाबाद की आज़ादी की लड़ाई के सन 42 में डिक्टेटर मुकर्रर किए गए। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और कभी अगर किसी ने जिक्र किया कि कामरेड इब्राहिम साहब आपके लिए तो बड़े खतरे हैं, तो वो कहते कितने ही खतरे पेश आ जाएं मुल्क आज़ाद हो जाए, बस ये हमारी तमन्ना है। इसहाक संभरी जैसे साहसी देशभक्त वीर स्वयं में एक अनूठा झरोखा है आज़ादी की यादों का। एक चीज मैं जरूर कहे बगैर नहीं रहूंगा कि उस आज़ादी की लड़ाई के दौर में जो आपसी मोहब्बत थी और जिस तरह एक दूसरे के लिए जान देने के वास्ते तैयार, एक दूसरे के लिए बेइंतहा हमदर्दी के लिए तैयार, क्या मजाल कि अपना कोई साथी जेल का साथी हो या बाहर का साथी हो तकलीफ में तो रह ले। क्या मजाल कि किसी बीमार को दवा न मिले। मेरे बुजुर्ग पंडित बासदेव शर्मा मुझे याद है, जेल जाने के बाद शायद वो अकेले शख्स थे कि जिन्होंने मेरे घर के सारे काम को उठा रखा था, और जब वो जेल गए तब यही खिदमत मैंने भी अंजाम दी। आपस में क्या मोहब्बत थी। मेरा ख्याल ये है ये सारे आज़ादी के मुजाहिद और स्वतंत्रता सेनानी एक खानदान बन गए थे।
सरफरोश है, शम्मे वतन का परवाना, वतन को जान से जिसने अजीज तर जाना, वो सरफरोश है, सरफरोश है, शम्मे वतन का परवाना, परवाना, ओ सरफरोश है, सरफरोश है। वतन को जान से जिसने अजीज तर जाना, जाना, हाँ अजीज तर जाना, जाना, हाँ अजीज तर जाना, जाना, ओ सरफरोश है, शम्मे वतन का परवाना, परवाना, ओ सरफरोश है। स्वतंत्र देश के लोकतंत्र में रहने वाले हम भारतवासी नहीं भुला पाएंगे अपने अतीत को। भारत का अतीत आज भी समाहित है अक्षय वट सरीखे इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में। गौरवशाली है ये भारत भूमि जो मना रही है आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष। बुजुर्ग प्रेरणा स्रोत अक्षय वट की छांव तले इसी छत्र छाया से उठ रही है आजादी के दौर की कहानी। स्वतंत्रता संग्राम में मैं सन 1941 में पहली बार गांधी जी के इंफरादी सत्याग्रह में जेल गया तो मुझे 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने के। मैंने बरेली कॉलेज में एक स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी जी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने रखा था स्टूडेंट्स कांग्रेस। अच्छा। और उस स्टूडेंट्स कांग्रेस का मकसद ये था कि जंग आज़ादी में वो मदद करें। अच्छा। नतीजा उसका ये हुआ स्टूडेंट्स कांग्रेस के तकरीबन 50% स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे साथ जंग आज़ादी में थे और उनमें से 15-20 जेल गए और मेरे साथ सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल बरेली में रहे। और उस दौरान बरेली सेंट्रल जेल में उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता लीडरान थे वो सब आ गए। चूँकि बरेली सेंट्रल जेल जो था वो बी क्लास का मरकज था उन दोनों में। अच्छा। तो डॉक्टर शंपूरानंद जी, एगी खेर, रफ़ी अहमद कुतबई जी, परसोत्तम दास टंडन, जी, जी, अजीत प्रसाद जैन, जी, महावीर त्यागी, जी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, मंजर अली सोख्ता। अच्छा। और इसके अलावा आखिर में रफ़ी अहमद कुतबई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे साथ सेंट्रल जेल में आ गए। जब मैं 1941 में गया जी, जेल में तो मैंने सादा कागज पे एक लेटर लिखा पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता था जी। और उन्हीं से मैं सारी शिक्षा और नसीहत लेता था। अच्छा। मुझे यह मालूम नहीं था कि जेल में खत लिखने पर पाबंदी है। वो खत इत्तेफाक से जेलर ने देख लिया। अच्छा। और फौरन उन्होंने मुझको पेशी के लिए बाहर डिस्ट्रिक्ट जेल में गेट पर बुलाया। जी। मैं गया वहाँ तो उन्होंने कहा देखिए आपने हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी की है, जी। यहाँ कोई लेटर किसी को नहीं भेजा जा सकता। अच्छा। लिहाजा 1 महीने की सजा आपकी और बढ़ाई जाती है और 15 दिन के लिए बेड़ियों की सजा दी जाती है। अच्छा। मैंने उन बेड़ियों की सजा पर एक नज़्म लिखी। उसका आखिरी शेर था मक्ता। जी। बेड़ियां पैरों में है आजाद खुशकिस्मत है तू। वाह। बेड़ियों से आ रही भारत की आज़ादी की। ये मुझे लिखने का शौक जब मैं सेंट्रल जेल में था तब से हुआ। मेरे बराबर में डॉक्टर शंपूरानंद साहब का बिस्तर था। अच्छा। वो मुझसे ये कहा करते थे कि भाई तुम नौजवान आदमी हो, अभी स्टूडेंट लाइफ तुमने पार की है, सिर्फ राजनीतिक नेता मत बनो। जी। तुम पढ़े लिखे हो, एमए पास किया है, एलएलबी पास किया है, तुम
कुछ लिखो पढ़ो। जी तो मैंने उसी वक्त उन्हीं के ज़माने में, क्योंकि 3 साल तक रहे मेरे साथ, तो मैंने एक हिंदी में किताब लिखी जी पांडुलिपि का। ये किताब तो बाद में शाया तो बाद में हुई वो, जी जी जिसका उन्वान था 1857 की क्रांति और रोहिलखंड। अच्छा इस उन्वान से मैंने लिखी। जेल से आने के बाद जी 2 साल के बाद 1947 में मैंने उस किताब को पब्लिश कराया। मुजाहिद आज़ादी श्री पी.सी. आज़ाद की आवाज़ उठी थी बरेली की धरती से। स्वतंत्रता के इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटते पलटते आइए आते हैं इसी रामपुर शहर में, जहां से सन 47 से पहले अनेक बार आवाज़ उठी थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। बार बार आज़ादी को पाने की ललक भीतर जगी थी और दिन रात न्यौछावर किए थे देश की माटी पर। कुछ यादें यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम कुमार आर्य की। स्कूल में पढ़ते थे तो वह हमारी टोपियाँ उतार के जला दी जाती थीं और हम लोग जिद में पे अड़े हुए थे। हम टोपी ओढ़ के जाते थे और वहाँ से टोपी उतार के जला देते थे। यहाँ सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर हम सब लोग इकट्ठे होके आए यहाँ पर। आके यहाँ पे हमने नारे लगाए। तो यहाँ सालवे रेलवे रेवेन्यू मिनिस्टर था इसकी कोठी पर, तो वो जट से वो पुलिस आ गई और पुलिस ने हमें पकड़ के वो गाड़ी में बैठाल के वो जेल ले गई। जेल ले जाके वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट भी को मैं जानता हूँ, नाम भूल गया हूँ, तो वो उसने वहाँ हमें सज़ा दी और सज़ा हमने काटी। वहाँ पर भेंत भी हमने खाए खूब। सभी कुछ हुआ। जब हम नारे लगाते थे, सख्ती करते थे, तो वहाँ पे जेल भी वो पिटाई भी होती थी हमारी सबकी। हमारे वीर शहीद योद्धा, राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमें उपहार में दे गए स्वतंत्रता, मानव अधिकारों के साथ जीने की स्वाधीनता, लोकतंत्र की नींव रख सौंप गए आज़ादी की बागडोर, जिसे संभाले हैं आज तक हमारे फौजी भाई पूरी निष्ठा, लगन और मुस्तैदी के साथ। रक्षा करने वाला प्रहरी पुकारता है, रक्षा करो हिमालय की, रक्षा करो हिमालय की, रक्षा करो हिमालय की। युग युग की आंधी रोकी पर एक लहर आ गई पार, आज हिमालय की रक्षा का भारत पर आ गया भार। युग युग की आंधी रोकी पर एक लहर आ गई पार, आज हिमालय की रक्षा का भारत पर आ गया भार। गंगा यमुना का कण कण अब कराहता है, रक्षा करो हिमालय की, रक्षा करो हिमालय की, रक्षा करो हिमालय की। कर्नल जमीर अहमद, जिन्होंने लंबा अरसा गुजारा है फौज में, आइए चलें उनकी यादों के सफर में उनके साथ। आइए झांकें उनकी फौजी जिंदगी की तकलीफदेह मुश्किलों में। मैंने तकरीबन 25 साल मेरी फौज में सर्विस रही। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया, चाइनीज़ ऑपरेशन में भी मैं था, और नागालैंड में जो इंसर्जेंसी है इसमें भी मेरा काफ़ी वक्त गुजरा। मेरा रेजिमेंट जो है मुस्तकिल, वो मेरा सिख लाइट इन्फेंट्री है, और उन्हीं के साथ मैं सिख लाइट इन्फेंट्री
कि एक बटालियन नागालैंड में इंटीरियर में थी, और जहाँ का बहुत एक ट्रेजेडी वहाँ की बताऊं कि हमारे यहाँ जो पोस्टों पे राशन के कानवाए भेजे जाते थे, वो उन लोगों ने, नागाज ने एम्बुश कर लिया। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो 6-7 लोग तो मौके पे ही मर गए थे, बाकी ज़ख्मी थे। टोटल कैजुअलिटीज जो हमारी थी वो 28 थी। और उस ज़माने की सख्ती, जो ज़िंदगी सख्त है, ख़ास तरीके से वहाँ नागालैंड में उस वक्त सड़कें पूरी बनी हुई नहीं थी, तो अगर एक बीमार को या कैजुअलिटी को अपने हेडक्वार्टर से हम हॉस्पिटल भेजें तो मुझे अब तक याद है कि 17-18 मील का फासला 10-12 घंटे में तय हुआ करता था। और दूसरी बात यह है कि हम एयरबोर्न सप्लाईज की थी, ये मतलब बाय रोड कोई नहीं थी, तो हमारी एयर सप्लाई थी। उसमें ये होता था कि हेलीकॉप्टर जब आएगा, वेदर ठीक होगा तो वो गोट्स भी गिराएंगे, वेजिटेबल्स भी गिराएंगे, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स। लेकिन अगर इंक्लीमेंट वेदर है या वेदर ख़राब है तो हमें काफ़ी दिनों तक टिन राशन के ऊपर और ये दाल चावल इस पे रहना पड़ता था। चाइनीज़ वॉर में ये नहीं कहूँगा कि किसकी जिम्मेदारी थी, को ख़ास प्लानिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आर्मी चाइनीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए किसी हालत में ट्रेनिंग के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से तैयार नहीं थी। बहरहाल ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर, जो हुक्म मिला उसकी तामील की गई, और हर जवान ने, ऑफिसर ने ये कोशिश करी कि हमारे हिंदुस्तान का जो फ्लैग है वो चलता रहे, उड़ता रहे। वो उसी सिलसिले में काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हुई, और वो मंज़र जो था वो काफ़ी तकलीफ़ दे और ख़तरनाक था। इस पर उस ज़माने में आसाम राइफल की कमांड कर रहा था, तो हमारे यहाँ से 4 बैचेस भेजे गए थे मैकमोहन लाइन पर, और ये हुक्म था कि वो वहाँ जाके अपना झंडा हिंदुस्तान का लगा दें। वो लोग वहाँ पहुँच गए, लगा दिया गया, लेकिन उनके वहाँ के रहने का या उनके इक्विपमेंट का जो उस क्लाइमेट के लिहाज से होना चाहिए थी, उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। बाद में हम लोगों ने कोशिश करी, लेकिन वो काफ़ी देर हो चुकी थी और चाइनीज़ का हमला शुरू हो गया था। हमें इतनी जल्दी में वहाँ भेजा गया। हमेशा तरीक़ा ये है कि जब एक जगह फौज जाती है, कोई भी यूनिट, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, तो वो उस एरिया की पहले देखभाल करके उसको जानने की कोशिश करती है कि हमें किस जगह पर लड़ाई लड़ना है। बहुत सी जगहों पर तो ये हुआ कि ये पता ही नहीं चला कि हमारा एरिया जो है कितना है, और उसका नतीजा ये हुआ कि चाइनीज़ वहाँ पहले से मौजूद थे, और चाइनीज़ ने एम्बुश करके बगैर किसी लड़े हुए हम लोग, हमारे जवानों को मार दिया, और वहाँ बहुत सी कैजुअलिटीज़ इस सूरत से बेकार हुई हैं। आज के वीर जवान सैनिक जो राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व संभाले हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात, घर परिवार से दूर प्रहरी बन रातों जागते हैं, हमें चैन की नींद सोने का सुकून देते हैं, उनके लिए फौजी कर्नल क्या कहते हैं? हर जवान जिस वक्त के मुलाजिम होता है, उसको परेड ग्राउंड पर पंडित या मौलवी कसम दिलाते हैं, और उस सब में पहली बात ये होती है कि बगैर अपनी जान का ख्याल किए हुए मुल्क की हिफाजत करेंगे। और अब तक ये हुआ है, बहुत कम केसेस हुए हैं कि जो जवान या अफसर मुलाजमत कबूल कर लेते हैं, उनका एक ही नज़रिया होता है, वो ये कि हम मुल्क की हिफाजत करें। और उसमें जाहिर बात है कि हिफाजत करने में जानें भी ज़ाया होती हैं और बच भी जाते हैं। तो मेरा मैसेज ये है जवानों के लिए कि जब आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो सिर्फ आपका एक एम, एक ही मकसद होना चाहिए, वो ये कितने ही ख़तरात हों, कितनी मुश्किलात हों, कि आप मुल्क की हिफाजत आपके दिमाग में हमेशा रहे आखिर दम तक। आगे कदम बढ़ाएगा तो राष्ट्र का निशान ले, आगे कदम बढ़ाएगा तो राष्ट्र का निशान ले, तोप भी हो सामने तो अपना सीना तान ले, तोप भी हो सामने तो अपना सीना तान ले, रुकना तेरा काम नहीं है, चलना तेरी जान, चलना तेरी जान, नौजवान, नौजवान, नौजवान।
जिए ये देश के पहरेदार, बरकरार रहे ये आजादी, खिलखिलाता रहे ये चमन और गुनगुनाता रहे ये वतन। देश हमारा वसुंधरा में सबसे सुंदर प्यारा, भूमंडल में भारत अद्भुत भव्य दिव्य है न्यारा। देश हमारा वसुंधरा में सबसे सुंदर प्यारा, भूमंडल में भारत अद्भुत भव्य दिव्य है न्यारा। दर्शन जैसा खोजे कोई जग सारा, भूमंडल में भारत अद्भुत भव्य दिव्य है